अक्सर जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, अक्सर जो अपनी रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही अपने सपनों की चिंगारियों को हवा देते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन क्लास में। हमने पिछले क्लासेस में देखा था, हम लोग छोटी याद पढ़ रहे थे, इसमें सिर्फ एक भाग जो है कंप्लीट हुआ था, बाकी का भी पार्ट बचा हुआ था। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सिर्फ कैसे गृहिणी या ड्यूडेनम या पक्वाशय में जो पित्ररस आके मिलता है यकृत से, है ना। उसके बाद कैसे अग्नाशयी रस आके मिलता है और भोजन का पाचन करता है। लेकिन उसके बाद हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग ये नहीं पढ़े कि कैसे उसके बाद भोजन का पाचन होता है, उसके बाद छोटी आंत से और क्या छोटी आंत जो होती है और उस पर क्या क्या काम करती है ना। भोजन का अवशोषण कैसे होता है और आखिर हम लोग को ऊर्जा कैसे मिलती है, हम लोग को पोषक तत्व की प्राप्ति कैसी होती है, ये सब हम लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उस चीजों को और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए कुछ पिक्चर्स भी आपको दिखेंगे। तो आज चलते हैं आगे की ओर, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल अपना एक क्वेश्चन, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि बच्चों वाला हार्मोन किसे कहा जाता है। जी हाँ, बच्चों वाला हार्मोन किसे कहा जाता है। यदि आप वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा, बाकी आपको पता है एज यूजुअल इसका आंसर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगेन वही टॉपिक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। आप लोग फिर से एक बार स्मॉल इंटेस्टाइन का इमेज देख लीजिए, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का इमेज आप लोग देख लीजिए। तो चलते हैं आगे, अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही था कि अपना छोटी जो आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन है, तीन भाग बटा था, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, है ना। तो ड्यूडेनम का काम तो खत्म हो चुका था, पक्वाशय में काम खत्म हो चुका था, हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, भोजन हमारा पक्वाशय से आगे की ओर बढ़ चुका था। अब हमारा जो आज का टॉपिक है कि छोटी आंत से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, छोटी आंत से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, हमारा आज का टॉपिक यही था और यही से हम लोग आज स्टार्ट भी करेंगे। आप लोग पहले भी पढ़ चुके थे अग्नाशय यानी प्रक्रिया से कौन कौन सा एंजाइम्स निकलता है ना। दूसरा पढ़े थे कि हमारे मुंह जो माउथ है, जो माउथ हमारे जो मुंह है उससे भी कुछ एंजाइम्स निकलते थे। अमाशय जो हमारे स्टमक है वहां से भी कुछ निकलता था, कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते थे जो भोजन का पाचन करते थे, खास करके प्रोटीन का पाचन करते थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, हमारे पाचन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि भोजन का जो है पूर्ण पाचन, कंप्लीट डाइजेशन छोटी आंत में ही होती है। स्टार्टिंग से क्या हो रहा था, शुरुआत से क्या हो रहा था कि भोजन का पाचन भी हो रहा था और कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ थे, कुछ ऐसे फूड थे जिसका साइज बड़ा बड़ा होता था, तो उसको जो है छोटे छोटे भाग में तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, है ना। अब जो भी भोजन के पदार्थ जो है छोटे छोटे कण में टूट चुके हैं, अब उनका जो है छोटी आंत पूरी तरह से पाचन कर देगा, और जिनका पाचन ये नहीं कर पाया वो सीधे बड़ी आंत में चले जाएंगे और वहां से वो रेक्टम के थ्रू एनस के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। एनस को हम लोग हिंदी में गुदा बोलते हैं, है ना। तो पूरी पाचन यही होगा, यहाँ जो भी चीज नहीं पचेगा, छोटी आंत में जो भी चीज नहीं पचेगा उसको एनस के रास्ते गुदा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आज का ये है कि छोटी आंत से आखिर कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं। तो देखिए, छोटी आंत से जो है 5 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। छोटी एंजाइम से 5 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम एंजाइम्स को डिस्कस करें, आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है। ये तो अभी का टॉपिक हो गया, पर जब हम लोग आगे हार्ट पढ़ेंगे, अपना सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको एक एंटीबॉडी नजर आएगा। एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी नजर आएगा। आपको टॉपिक पढ़ेंगे एंटीबॉडी, वो भी जो है प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि एंजाइम्स और एंटीबॉडीज दोनों प्रोटीन के बने होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एंजाइम्स भी और एंटीबॉडीज भी, ये दोनों जो बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कि छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन से 5 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन देखते हैं। पहला है इरेप्सिन, दूसरा सुक्रेज, सुक्रोज नहीं सुक्रेज,
लैक्टेज, माल्टेज और लाइपेज, यानी 5 कौन कौन से हो गए? इरिप्सिन, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, है ना, और एक लाइपेज। नाम इजीली याद हो जाता है। पहला इरिप्सिन, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज और लाइपेज। ठीक है, आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको दो बार रिकॉल कर लीजिए, इससे आपको याद हो जाएगा, है ना। और आपको याद करना ही पड़ेगा, ये चाहे जैसे याद कीजिए, है ना। दवा कड़वा होता है और उसे लेना पड़ता है, सेम ये है। और इतना भी मुश्किल नहीं है ना, क्योंकि आपको का ड्रीम बड़ा है, आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं। ये छोटी छोटी चीज से डरना उचित नहीं है, तो इसको याद कर लीजिए। चलिए, तो पहला क्या था? इरिप्सिन। अब हम लोग देखते हैं कि ये काम क्या करता है, फिर इसका काम क्या है, इरिप्सिन का काम क्या है। इरिप्सिन क्या करता है? इरिप्सिन क्या करता है? ये प्रोटीन, अब तक आप देखिए हम लोग खाना खाए उसमें प्रोटीन, आगे हम लोग देखें प्रोटीन का कुछ भाग हमारे स्टमक में पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन पेप्टोन भी इसका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था। आपको हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि फाइनली प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड्स में टूटता है। फाइनली प्रोटीन को एमिनो एसिड में टूटता है, टूटना है अंतिम में। हाँ, यदि बीच में किसी और भाग में टूट रहा है तो वो भी अंत तक किसमें टूट जाएगा? वो भी एमिनो में टूट जाएगा। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पहले 3 वीडियो पहले प्रोवाइड किया जा चुका है, क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, सेल कंप्लीट हो चुका है। यदि आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग पीछे जाके जरूर देखें, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। उसके बाद इस वीडियो को भी देखें, ठीक है, तो आपको ताकि बेहतरीन समझ आए। तो हम देखे कि प्रोटीन खाए थे, प्रोटीन कुछ भाग अमाशय में पेप्टोन्स में टूट गया था, अग्नाशय में फिर जब हमारा खाना पहुंचा था मध्य जो है ड्यूडेनम में, है ना, तो उसमें जो था वो जो था प्रोटीन और पेप्टोन दोनों पॉलीपेप्टाइड्स में टूटा था, लेकिन वो भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था, अंतिम लक्ष्य वो भी नहीं था। अब क्या होता है, ये 3 चीज हो गई। जब हमारे छोटी आंत में भोजन पहुंचा तो वो 3 भाग में बढ़ चुका था, 3 टाइप का था। कुछ भाग प्रोटीन वैसे को वैसे प्रोटीन के रूप में था, कुछ प्रोटीन टूट के पेप्टोन में बदल चुका था, और कुछ प्रोटीन और पेप्टोन दोनों टूट के और छोटे छोटे टुकड़ों पॉलीपेप्टाइड्स में टूट चुके थे, और कुछ जो है ये एमिनो एसिड में बन चुका था, लेकिन पूरी तरह से ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो अब ये जो है इरिप्सिन क्या करता है, ये जो भी है प्रोटीन, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड सबको पकड़ता है और सबको किसमें कन्वर्ट कर देता है? एमिनो एसिड में। और यहाँ पे जो था प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ क्या होता है, प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन हो जाता है ना। तो प्रोटीन का पाचन हो गया और फाइनली हमको क्या मिल जाता है? एमिनो एसिड मिल जाता है हम लोग को, और उसे हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है वो आगे देखिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्रोटीन जो हम लोग खाए हैं उसका पूरी तरह से पाचन हो गया, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे पेप्टोन हो, चाहे वो पॉलीपेप्टाइड्स, है ना। सबसे छोटे अपने कण एमिनो एसिड में टूट चुका होता है। देखिए समझिए एक चीज को, प्रोटीन जो होता है ये काफी बड़े बड़े कण होते हैं, और शरीर में सबसे मुश्किल जो होता है पाचन जो होता है वो प्रोटीन का ही होता है। इसके इतना मुश्किल से पाचन किसी का भी नहीं होता है। सबसे जटिल पदार्थ यही है हमारे शरीर को पचा। देखिए जब बात आती है हमारे शरीर को पाचन के लिए, तो सबसे मुश्किल प्रोटीन को ही पचाना है ना। बाकी कार्बोहाइड्रेट या जो भी चीजें सब इजिली पच जाते हैं, लेकिन प्रोटीन का पाचन काफी मुश्किल से होता है। ये देखिए, ये रहा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन सब और छोटे छोटे भाग में टूटा तो ये बन गया पेप्टोन्स में। ये किसमें बदल गया? पेप्टोन्स में, ठीक है। पेप्टोन सब और छोटे छोटे भाग में टूटता है तो ये बन जाता है पॉलीपेप्टाइड्स। ये किसमें बदला? पॉलीपेप्टाइड्स में। और पॉलीपेप्टाइड सब और छोटे छोटे भाग में टूटता है तो ये बन जाता है एमिनो एसिड्स। या ध्यान रखिएगा, प्रोटीन टूटा पेप्टोन में, पेप्टोन भी और टूटा तो बना पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और छोटे छोटे भाग में टूटा तो क्या बन गया? एमिनो एसिड। और बस ये इसे क्या किया जाता है, हमारे शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हमें प्रोटीन की प्राप्ति हमारे शरीर को हो जाती है। आगे चलते हैं हम लोग, अब दूसरा जो है एंजाइम सुक्रेज। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, ये जो है हम लोग जो विटामिन और मिनरल्स जो टॉपिक में पढ़ी है, 2-3 वीडियोस पे आएगा आपको स्पेशल, तो उसमें जो है ये एक तरह का क्या कार्बोहाइड्रेट है। इसको आप लोग उसी में देखिएगा और उसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखिएगा, पर फिर भी यहाँ देख लेते हैं यहाँ की होता क्या है। देखिए सुक्रेज जो एंजाइम होता है, जो छोटी आंत से स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, ये सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को तोड़ता है। सुक्रेज क्या करता है? सुक्रोज को तोड़ता है और उसको किसमें तोड़ देता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। सुक्रोज क्या करता है?
जो उसको सुक्रोज सुक्रेज क्या करता है, सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में दो भाग में तोड़ देता है। अगला देखते हैं लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है, ये लैक्टोज को तोड़ता है। सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ता है, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है। तो लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को तोड़ किसमें बदल देता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। देखिए याद करना इतना मुश्किल नहीं है, सब मिलता जुलता है। सुक्रेज सुक्रेज को तोड़ा, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ा। अच्छा देखिए लैक्टेज जो लैक्टोज को तोड़ा है, किसमें तोड़ा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। देखिएगा ग्लूकोज सब में आएगा, ग्लूकोज जो है ये सब में आएगा, है ना। ग्लूकोज यानी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप देख लिए कि लैक्टेज जो है ये लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। उसके बाद है माल्टेज। माल्टेज जो है ये माल्टोज को तोड़ता है, माल्टेज माल्टोज को तोड़ता है किसमें, सिर्फ ग्लूकोज में। ठीक है, आप लोग देखिएगा ये जो होते हैं, आपको जब कार्बोहाइड्रेट बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट जो होता है कई प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो ये सब जो है डाइसेक्राइड है, यानी कि देखिए दो चीज से मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर बना लिया है सुक्रोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर बनाया है सुक्रोज। तो टूटेगा वो उसी चीज में टूटेगा, सुक्रोज टूटेगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज बना लेगा। अब देखिए लैक्टोज जो बना होता है, लैक्टोज जो बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बना होता है। एग्जाम में एक बार इस बार रेलवे में पूछ भी लिया था कि लैक्टोज किस किस के मिलने से बना होता है, एनटीपीसी में पूछा था। तो ये है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बना होता है। तो टूटेगा भी तो उल्टा इसी में टूटेगा, जब टूटेगा तो फिर इसी में टूट जाएगा। और माल्टेज जो बना होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है, माल्टोज तैयार करता है। ठीक है, ग्लूकोज के दो अणु मिलकर क्या बना लेते हैं, एक अणु माल्टोज के बना लेते हैं, तो टूटता भी ग्लूकोज में ही है। और पांचवा जो एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, इमल्सीकृत वसा को, जो इमल्सिफाइड वसा था, कौन कहते हैं उसको इमल्सीकृत, तो पित्त किया था। पिछले वीडियोस में आपको समझाया हुआ है कि वसा का इमल्सीकरण कौन करता है, इमल्सिफिकेशन कौन करता है, तो बाइल जूस यानी पित्त रस करता था। तो इमल्सीकृत वसा को ये क्या करता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। सेम चीज आप जो है अग्नाशय में भी इसको याद कर चुके हैं कि वहां भी लाइपेज निकलता था और इसको वसा अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता था। तो इसको आइए एक बार और देख लेते हैं हम लोग कि छोटी आंत जो होती है, इससे 5 तरह के एंजाइम्स निकलते हैं। पहला इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को जो है फाइनली अमीनो एसिड में तोड़ देता है। सुक्रेज क्या करता है, ये सुक्रोज को तोड़ता है किसमें, ग्लूकोज और सुक्रेज जो है ये क्या करता है, तो सुक्रेज जो है सुक्रोज को तोड़ता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। लैक्टेज जो है लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। माल्टेज जो है माल्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज में। और लाइपेज क्या करता है, ये इमल्सीकृत वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। तो ये जो है टॉपिक था, ये हमारे पांचों तरह के एंजाइम्स थे जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से सेक्रेट होते थे, निकलते थे। अगला जो टॉपिक है इसके बारे में कुछ चीज देखते हैं, उसके बाद जो है भोजन कैसे जो है छोटी आंत में जाती है उसको समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं हमारा जो आंत रस होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है, ये लगभग 2 लीटर रोज निकलता है। यानी ये जो एंजाइम्स हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लगभग 2 लीटर के आसपास रोज निकलते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं आंत्र रस, इसे हिंदी में आंत्र रस कहा जाता है ना। तो ये जो है रोज कितना निकलता है, लगभग 2 लीटर के आसपास निकलता है। थोड़ा बहुत चेंज होता है आदमी में, हाँ। और जैसा कि आपको पहले बता चुके थे कि छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, पूरी तरह से पाचन हो जाता है, जितना भी पचना होता है वो छोटी आंत में पच चुका होता है। अब उसके बाद क्या होता है, खाना तो पच गया, अब क्या होगा, इसके बाद भोजन का अवशोषण होगा। खाना पच गया तो क्या होगा, उसको अवशोषण भी तो उसका होना चाहिए, पूरी बॉडी तक पहुंचना चाहिए, तब तो उसको बॉडी यूज कर पाएगा फिर। तो ये कैसे होता है, तो आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा विली का, VILL। इसे हिंदी में कहते हैं रसांकुर। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे इसे हिंदी में कहते हैं रसांकुर, इंग्लिश में कहते हैं विली। चलिए हम लोग जो है रसांकुर या विली का स्ट्रक्चर समझते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए जो छोटी आंत होती है ना, उसकी जो दीवार होती है, छोटी आंत की जो अंदर से जो स्ट्रक्चर, छोटी आंत है, मान लीजिए ये छोटी आंत, ठीक है, तो इसके अंदर से कुछ उंगली जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है।
ठीक है। तो छोटी आंत के अंदर की तरफ से दीवारों पे क्या होती है, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं रसांकुर कहते हैं, या इंग्लिश में होता है इसे कहते हैं विली कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं कि देखने में कैसा लगता है। तो अभी आपने फिगर में देखा होगा, बिल्कुल ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये उंगली के शेप का था, उंगली यानी फिंगर शेप का था। इस पे क्या होता है, जो एपिथेलियम के लेयर होता है, इस पे क्या होता है, एपिथेलियम। लोग उत्तक में पढ़ेंगे, उत्तक जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक प्रकार होता है एपिथेलियम का। तो ये जो रसांकुर है, इसके ऊपर जो होता है एपिथेलियम का, एपिथेलियम, इसके ऊपर जो होता है, ये जो बाहरी कवरिंग देख रहे हैं आप, ये होता है एपिथेलियम का बना हुआ। एपिथेलियम का बना हुआ होने के कारण क्या होता है, ये भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो पोषक पदार्थ था, जो पोषक तत्व था, इसको एपिथेलियम क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। छोटी आंत में यहां से होके पास हो रहा था, ये पास हो रहा था, बस छोटी आंत से क्या करता है, ये ये जो रसांकुर होता है, जो विली होता है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, अब एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर क्या होगा, अब देखिए अंदर इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहां से क्या होते हैं, रक्त कोशिकाएं यहां से आती है, कुछ ऐसे आती है। तो यहां से जो रक्त कोशिकाएं आ रही हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये रक्त कोशिका जो यहां से आ रही है, इसमें कोई पोषक पदार्थ नहीं, इसमें कोई भी पोषक पदार्थ नहीं। अब क्या होता है, जैसे यहां तक आई, यहां तक तो कोई पोषक पदार्थ नहीं था, लेकिन जैसे यहां एंट्री मारा, एंट्री लिया, ये जो पोषक पदार्थ को जो एब्जॉर्ब करके रखा था, ये जो एपिथेलियम है, ये जितने भी पोषक पदार्थों को अवशोषित करके रखा था, ये क्या होता है, इसमें चला जाता है। इसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, ये अवशोषित कर लेता है। हाँ, ये जो ब्लड कैपिलरीज था, ये जो रक्त का जाल था, ये जो इसके अंदर का जो रक्त का जाल था, वो क्या करता है, जो बाहर जो पोषक था उसको क्या करता है, खींच लेता है, खींच लेता है, और खींच के यहाँ जितना भी ये सब पोषक पदार्थ इसके पास आ जाएगा, और ये क्या होगा, फिर बाहर निकल जाएगा, और क्या होता है, धीरे धीरे करके ऐसे करके पूरे शरीर में पोषक पदार्थों को, न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, पहुंचा देता है। तो इस तरह से ये जो है रसांकुर या विली काम करता है। आप लोग फिर से एक बार फोटो को देख लीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, रसांकुर तक का काम खत्म हो गया। अब क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स में जो है एमिनो एसिड बन चुका है, प्रोटीन के टूटने से, वसा अम्ल बन चुका है ना, ग्लिसरॉल बन चुका है, और ग्लूकोज भी बन चुका है, ग्लूकोज भी बन चुका था। तो ग्लूकोज जो होता है और एमिनो एसिड, ग्लूकोज और एमिनो, ग्लूकोज कैसे बना था, तो एमाइलेज जो घुलनशील शर्करा में तोड़ा था, वो ग्लूकोज बन गया था फाइनली, और ग्लूकोज और एमिनो अम्ल जो था, ये दोनों क्या हो गया, ब्लड सेल में चला जाता है। यानी ब्लड सेल मतलब रक्त कोशिकाएं में चला जाता है। इसका क्या मतलब है, क्या कोई और ऐसा है जो कहीं और जाता है, बिल्कुल समझिए क्या कहना होता है। होता क्या है कि ग्लूकोज और एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड, ये ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स जो होते हैं, इसके अणु छोटे छोटे होते हैं, काफी छोटे छोटे होते हैं। ठीक, तो ये ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा। लेकिन जो वसा अम्ल है, जो वसा अम्ल है और जो ग्लिसरॉल, ये दो चीज, वसा अम्ल यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये जो है ब्लड सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, रक्त कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित नहीं किए जा पाते हैं। क्यों, रीजन समझिए इसका, ऐसा क्यों होता है, क्यों जो है ब्लड सेल्स जो है, रक्त कोशिकाएं जो है, इन सबको अवशोषित क्यों नहीं कर लेती, इसका रीजन देखिए। ग्लूकोज और एमिनो अम्ल के जो अणु होते हैं, ये काफी छोटे छोटे होते हैं, और आप जानते हैं जो हमारी जो रक्त कणिकाएं होती है, रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये काफी पतली होती है, बिल्कुल एक धागे के जैसे, एक धागे कितना पतला होता है। तो ये इसके अणु क्या होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे होते हैं काफी, इसके अंदर क्या होता है, फिट बैठ जाते हैं। मान लीजिए इतना छोटा सा है, कोई नली है, इतना छोटा सा नली है, इसके अंदर जो होते हैं, इसके अणु छोटे छोटे फिट बैठ जाते हैं। लेकिन जो वसा अम्ल और जो ग्लिसरॉल के अणु होते हैं, थोड़ा बड़े बड़े होते हैं, और ये रक्त कोशिकाओं में एंटर नहीं कर पाते हैं। तो फिर ये आखिर बॉडी को मिलते कैसे, तो ये क्या होता है, लसिका। हमारे शरीर में एक और परिसंचरण तंत्र में दो प्रकार पर है, एक रक्त परिसंचरण तंत्र और एक लसिका परिसंचरण तंत्र, लिम्फ, है ना। तो ये जो होते हैं लिम्फ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, लसिका के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। यानी ग्लूकोज और एमिनो एसिड ये ब्लड सेल्स के द्वारा
यहां एक चीज मिस्टेक से लिखा गया, इसको इरेज कर देते हैं। ग्लूकोज और अमीनो एसिड ब्लड सेल्स यानी रक्त कोशिकाओं के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल होता है ये लसिका के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हमारे शरीर को पहुंचा दिया जाता है। हर एक कोशिका तक ये जो है एनर्जीज पहुंच जाती है। और अब जिस खाने का पाचन नहीं हो पाया, अब जो हम लोग खाना खाए थे वो अभी भी नहीं पच पाया, तो अब उसका क्या हो पाएगा? तो अब वो क्या होगा, वो जो है वो अवशिष्ट पदार्थ के रूप में जो है बड़ी आंत में पहुंच जाता है। वो जो होता है अवशिष्ट पदार्थ के रूप में बड़ी आंत में पहुंच जाता है। अब अपना अगला टॉपिक बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको पढ़ते हैं कि आखिर खाना जो हम लोग खाए थे उसका यहाँ पे अब क्या होगा। सबसे पहले आप लोग जो है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का कुछ फोटोज देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। जहां से छोड़ देखिए, आपको सर्कल करके दिखाया गया होगा कि है ना, कोलन, उसका दूसरा पार्ट होता है इसका सीकन, और तीसरा पार्ट होता है रेक्टम। ये तीनों चीज जो है आपको सर्कल करके दिखाया गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बड़ी आंत जो होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं, इसके तीन भाग होते हैं, इसके भी तीन भाग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट थे, लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कोलन, दूसरा होता है सीकन, और तीसरा पार्ट होता है रेक्टम। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ये मान लीजिए ये है छोटी आंत, ये है छोटी आंत, और ये है बड़ी आंत। ठीक है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत जिस जगह पे मिलता है ना, जिस जगह पे मिलता है उसे कहते हैं कोलन। ठीक है, इसके अगले वाले भाग को, जो पूरे बीच का भाग है, इसे कहते हैं सीकन। ठीक है, और जो सबसे अंतिम का भाग आप देख देखे होंगे उसे कहते हैं रेक्टम। और इसी रेक्टम से हमारा एनएस जुड़ा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में गुदा, जिससे क्या होता है, वेस्ट पदार्थ को निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये तीन पार्ट आप समझ गए। एक बार फिर से फोटो में क्लियर कर लीजिए इस चीज को, कोलन, सीकम और रेक्टम। अब देखिए बड़ी आंत में आखिर भोजन के साथ हुआ क्या। तो बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है, बस क्या होता है कि जो फूड जो निकल रहा था उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर था, एक्स्ट्रा पानी जो था, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसको वापस पूरे शरीर में भेज दिया जाता है यूज के लिए। तो बड़ी आंत में सिर्फ क्या होता है, पानी का जो अवशोषण हो जाता है, जो एक्स्ट्रा पानी था उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट होता है ये वेस्ट रेक्टम के रास्ते एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पूरी तरह से कंप्लीट हो गया आज ये चैप्टर। इसमें कुछ पॉइंट बचा हुआ है, एक पॉइंट बचा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। यकृत, लीवर के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा इसमें, तो उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अभी आपने यकृत का इमेज देखा होगा, बिल्कुल यकृत वैसा ही होता है। और आपने जो यकृत के नीचे ग्रीन कलर का पार्ट जो आप देख रहे होंगे आगे, वो क्या है, वही पित्ताशय है, वही गॉल ब्लैडर है। और वो देखिए कैसे एक रास्ते के थ्रू वो क्या होता है, ड्यूडेनम तक पहुंचता है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, यकृत यानी लीवर। तो अभी आपने देखा होगा कि लीवर कुछ इस शेप का होता है ना, ये बंदूक के शेप का होता है ना। और ये जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और इसका वजन लगभग कितना होता है, तो लगभग 1.5 kg के आसपास का वजन होता है। आपको याद होगा कि हमने आपको एक बार पिछले क्लास में बताया था कि अग्नाशय जो होता है ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो यकृत, यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज होती है। इसी के नीचे क्या होता है, पित्ताशय होता है, जैसे कि अभी आपने देखा भी। और जब हम अग्नाशय पढ़ रहे थे उस समय आपको बताया गया था कि जो इंसुलिन था वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता था, और ग्लूकागोन क्या करता था, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट करता था। तो इंसुलिन जो निकलता था बीटा सेल से अग्नाशय के, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता था और स्टोर कहां करता था, तो यकृत में, है ना। उसने आपको बताया थे कि ग्लाइकोजन जो होता है वो यकृत यानी लीवर में स्टोर हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि ग्लाइकोजन जो है यकृत के अलावा और कहां स्टोर होता है, तो वो हमारे मांसपेशियों के बीच में स्टोर होता है।
यानी जो ग्लाइकोजन होता है यकृत के यानी लीवर के अलावा जो होता है मांसपेशी यहाँ भी स्टोर होता है, ठीक है। अब लीवर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो समझिए क्या होता है। देखिए जब हम लोग क्या होता है फैट कम अमाउंट में खाते हैं, जब हमारे शरीर को फैट कम अमाउंट में मिल पाता है तो हमारे शरीर में वसा यानी फैट का क्या होता है कमी होने लगता है। तो लीवर क्या करता है कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को पकड़ता है और उसे वसा में बदल देता है, ठीक है। यानी जब हमारे शरीर में वसा का कमी होने लगता है तो कार्बोहाइड्रेट्स को पकड़ता है और वसा में बदल देता है। और जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होने लगती है तो कुछ प्रोटीन जो हमारे शरीर में स्टोर होता है या हम लोग खाते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देगा। यानी वसा की कमी हुई तो कार्बोहाइड्रेट को वसा में कन्वर्ट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई तो प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट काम करता है अपना लीवर। उसके बाद साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट करता है, जैसा कि आप स्टार लगा देख सकते हैं, ये हमारे शरीर में जो प्रोटीन का जो तोड़फोड़ होता है उससे अमोनिया बन जाता है, ठीक है। और ये अमोनिया जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होता है, बहुत ही विषैला, बहुत ही टॉक्सिक होता है। तो ये लीवर क्या करता है, ये अमोनिया को चुन चुन के क्या कर देता है यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ये लीवर क्या करता है अमोनिया को पकड़ पकड़ के यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी क्या होगा कि हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, ठीक है। एक्चुअली निर्माण होता है क्या कि अमोनिया को पकड़ता है और यूरिया में ये कन्वर्ट कर देता है। यूरिया हमारे शरीर के लिए उतना हानिकारक नहीं होता, ठीक है। आप लोग कभी कभी जो है सुलभ शौचालय के आसपास से अपने बाथरूम के पास से गुजरते हैं, बहुत तीखा स्मेल आता है, बहुत ही गंदा महक होता है। वो एक्चुअली हम लोग जो यूरिन डिस्चार्ज कर देते हैं वो यूरिया बाहर निकलते ही क्या होता है कुछ देर के बाद अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो तीखा महक जो होता है वो अमोनिया के कारण होता है, ठीक है। अब ये तो हमारे यूरिया ये हमारा यकृत का पार्ट था जो यहीं पे खत्म हो गया। अब हम लोग समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, जो एग्जाम में डायरेक्ट ये एक बार पूछ लिया था इसका हिंदी क्या होता है ना, हिंदी में दिया था बोला तो मिलान कीजिए। और ये कोई पीसीएस जो है शायद राजस्थान पीसीएस में एग्जाम पूछा क्वेश्चन आया था। द्राक्ष शर्करा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ग्लूकोज। द्राक्ष शर्करा को क्या कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं। फल शर्करा को फ्रुक्टोज कहते हैं। दुग्ध शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। चीनी में जो होता है उसे सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। द्राक्ष शर्करा को क्या कहते हैं ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज को हिंदी में द्राक्ष शर्करा कहते हैं। फल शर्करा को क्या कहते हैं फ्रुक्टोज, नाम से क्लियर है। दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं लैक्टोज। फल में जो शर्करा पाई जाएगी उसे फ्रुक्टोज। चीनी में जो शर्करा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं सुक्रोज कहते हैं। और एक है स्टीविया। स्टीविया जो है ये नेचुरल स्वीटनर है, ये चीजों को मीठा करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड था। तो इस तरह से आज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। बस इतना ही। आप लोग अपने चैनल को इसी तरह से शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपना स्नेह देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।